नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से कहानियाँ नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा चैनल हैक हो गया था। लेकिन अब से रोज़ या हर 2 दिन में नई और मज़ेदार कहानियाँ आएगी, वो भी हमारी अपनी ओरिजिनल आवाज़ में। बस हमें आपका वही प्यार और सपोर्ट चाहिए जैसा हमेशा से मिलता आया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है गाँव में पहली बार क्रिकेट प्रतियोगिता। एक छोटे से पुराने गांव में जहां अब तक सिर्फ खेतों की सरसराहट और बच्चों की किलकिलाहट सुनाई देती थी, वहां पहली बार क्रिकेट प्रतियोगिता कराने का फैसला होता है। गांव के बच्चे और नौजवान अपने अपने सपनों को लेकर टीम बनाते हैं। कोई बल्ला पकड़ता है, कोई गेंद, कोई बस किनारे खड़े होकर अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाता है। मिट्टी के उस खाली मैदान को सब मिलकर एक असली क्रिकेट ग्राउंड में बदल देते हैं, जहाँ हर रन पर तालियां बजती है और हर विकेट पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। पूरा गांव उस दिन जैसे एक हो जाता है। बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुराते हैं और बच्चे हर गेंद में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। यह सिर्फ एक खेल ही नहीं, ये बन जाता है एक एहसास, जहाँ जीत हार से ज़्यादा साथ रहने की खुशी मायने रखती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेगी और दिल एक मीठी सी शांति महसूस करेगा। अगर ऐसी सुकून देने वाली, नींद लाने वाली कहानी आपको पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह हर रात एक नई कहानियाँ आपको नींद की दुनिया में ले जाने आती है। और बताइए ज़रा, आप किस शहर या गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट से यह एहसास होता है कि आप कहीं पास ही हैं, चुपचाप सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। आप चलिए रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज़ को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस शांत गांव की ओर जहां पहली बार क्रिकेट खेला गया था और जहां हर शॉट के साथ खुशियां की आवाज़ गूंजती थी और नींद अपने आप पास चली आती थी। सावन की शुरुआत का समय था। रात भर हुई हल्की बारिश के बाद सुबह की हवा में मिट्टी की भीगी खुशबू घुली हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पर उसकी हल्की सुनहरी किरणें खेतों के ऊपर से फिसलती हुई गांव की पगडंडियों तक पहुंच रही थी। दूर दूर तक फैले धान के खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे किसी ने हरी चादर पर मोती बिखेर दिए हो। गांव का नाम था भैरवपुर। छोटा, शांत और पुरानी परंपराओं में बसा हुआ। यहाँ के मिट्टी के घर, कच्ची गलियों और पीपल के पेड़ के नीचे बनी चौपाल जैसे समय को थामे हुए थे। सुबह के समय गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं बैलों की घंटियां टन टन सुनाई दे रही थी, कहीं किसी घर के चूल्हे की लकड़ियों के टक टकाने की आवाज आ रही थी। पीपल का वह विशाल पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसकी फैली शाखाएं जैसे पूरे गांव को अपनी छाया में समेट रही थी। उसी पेड़ के नीचे एक गोल पत्थर की चौकी थी, जहां अक्सर गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें करते थे और बड़े फैसले लिए जाते थे। उस सुबह भी वह एक परिचित आकृति बैठी थी, देवकीनंदन। सफ़ेद धोती, हल्की झुकी कमर और माथे पर उम्र की गहरी लकीरें। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी और आवाज़ में ऐसा सुकून कि लोग बिना सोचे उनकी बात मान लेते थे। उनके सामने मिट्टी का एक छोटा लोटा रखा था, जिसमें से भाप उठ रही थी। अभी अभी बनी चाय। कुछ ही देर में दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। 4-5 युवक तेजी से चलते हुए चौपाल की ओर आ रहे थे। सबसे आगे था सरजू, लंबा, मजबूत और आंखों में हमेशा चमक लिए हुए। उनके पीछे हेमंत, मोहनू और 2-3 अन्य लड़के भी थे। सरजू ने आते ही पीपल के पेड़ की जड़ के पास बैठे हुए कहा, काका, आज तो बड़ा जरूरी काम लेकर आए हैं। देवकीनंदन ने चाय का घूंट लेते हुए हल्की मुस्कान दी। अरे सरजू, तेरे चेहरे की चमक देख कर ही समझ गया कि कोई नई शरारत सूझी है क्या। मोहन हंस पड़ा। शरारत नहीं काका, इस बार तो बड़ा काम करने वाले हैं हम। पीपल के पत्ते हवा में सरसराए। दूर मंदिर से सुबह की घंटी की आवाज आई, टन टन टन। सरजू ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। काका, आपने सुना होगा, पास के चंदनपुर गांव में पिछले महीने क्रिकेट का बड़ा मैच हुआ था। देवकीनंदन ने भौरें उठाई। क्रिकेट, वही बल्ला गेंद वाला खेल?
हाँ काका, मोहन उत्साह से बोला। लोग दूर दूर से देखने आए थे, ढोल बज रहे थे, इनाम भी लिया था। हेमंत अब तक चुप बैठा था। उसने शांत आवाज में कहा, हम सोच रहे थे अगर हमारे भैरवपुर में भी पहली बार ऐसी प्रतियोगिता हो जाए। सरजू ने बात पूरी की तो पूरा गांव खुश हो जाएगा। देवकीनंदन ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें सामने खेती की ओर चली गई, जहां सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। हवा में कहीं से गोबर के उपलों की महक आ रही थी। पास के घर से कोई औरत भजन गा रही थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, मैदान कहाँ है तुम्हारे पास? युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सरजू बोला, काका, जो पुराना बंजर खेत है ना, नदी के किनारे वाला, वही साफ कर लेंगे। मोहनू ने तुरंत जोर दिया, बस थोड़ी झाड़ियाँ काटनी होगी। देवकीनंदन ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बल्ला गेंद। हेमंत मुस्कुराया, वो भी इंतजाम हो गया। काका, मैं शहर गया था पिछले हफ्ते, वहाँ दुकान में देखा। इतने में चौपाल की ओर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। धोती कुर्ता पहने, कंधे पर गमछा डाले, पंडित हरिराम। उन्होंने आते ही पूछा, अरे सुबह सुबह इतनी पंचायत किस बात की हो रही है? मोहनू तुरंत उछल पड़ा, पंडित जी, हम गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता कराने वाले हैं। पंडित हरिराम ने पहले तो चौंक कर देखा, फिर हंस पड़े। अरे वहाँ, अब भैरवपुर भी शहर बनने चला क्या? हम सब हंसने लगे, लेकिन देवकीनंदन अब भी गंभीर थे। उन्होंने धीरे से कहा, बात खेल की नहीं, बात गांव की है। सब शांत हो गए। उन्होंने आगे कहा, अगर यह प्रतियोगिता हुई तो सिर्फ खेल नहीं होगा, यह पूरे गांव की जिम्मेदारी होगी। सरजू की आंखों में चमक आ गई। हम सब मिलकर करेंगे काका। पीपल के पत्तों से सूरज की किरणें छीनकर जमीन पर पड़ रही थी, जैसे समय खुद इस पल को देख रहा हो। लेकिन देवकीनंदन गहरी सांस ली। ठीक है, एक पल को हवा भी जैसे रुक गई। अगर पूरा गांव साथ दे तो भैरवपुर में भी पहली बार क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। सरजू खुशी से खड़ा हो गया। सच काका? देवकीनंदन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मोनू उछल पड़ा, हम अभी मैदान देखते चलते हैं। उसी समय पास से गुजरता छोटा सा लड़का रुक गया। उसका नाम था बंसी। हाथ में लकड़ी की छोटी सी छड़ी थी और आंखों में जिज्ञासा। सरजू भैया, क्रिकेट क्या होता है? सब हंस पड़े। सरजू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा खेल जिसमें बल्ला चलता है और गेंद आसमान तक उड़ती है। बंसी की आंखें चमक उठी, मैं भी खेलूंगा। पहले वाला तो हो जा, मोनू हंसते हुए बोला। लेकिन उस छोटे लड़के के चेहरे पर जो सपना चमक रहा था, वह किसी बड़े खिलाड़ी जैसा था। इधर गांव में खबर धीरे धीरे फैलने लगी। किसी घर में चूल्हे पर रोटी सेकती औरतों के बीच बात पहुंचती। कहीं बैलगाड़ी हाँकते किसान तक खबर पहुंचती, सुना क्या, इस बार गांव में क्रिकेट का बड़ा खेल होने वाला है। दोपहर तक पीपल के पेड़ के नीचे भीड़ बढ़ने लगी। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता थी। गांव में पहली बार कुछ नया होने वाला था और उस दिन भैरवपुर की हवा में जैसे एक नया सपना तैर रहा था। एक ऐसा सपना जो आने वाले दिनों में पूरे गांव को एक साथ बांधने वाला था। लेकिन किसी को अभी यह नहीं पता था कि यह खेल सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि कई अनपेक्षित मोड़ भी लेकर आने वाला है। और यही शुरुआत भी उस कहानी की जिसे आने वाले वर्षों में लोग चौपाल पर बैठकर याद किया करेंगे, भैरवपुर की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता की कहानी। अगली सुबह भैरवपुर गांव कुछ अलग ही लग रहा था। रात की हल्की ठंडक अभी हवा में बाकी थी और खेतों से आती गीली मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई थी। सूरज की पहली किरणें जैसी ही कच्ची गलियों पर पड़ी, गांव धीरे धीरे जागने लगा। कहीं बैलों की घंटियां बज रही थी, कहीं चूल्हे की आग में लकड़ियां चटक रही थी। लेकिन उस सुबह गांव के कुछ युवकों की आंखों में नींद कम और उत्साह ज्यादा था। पीपल के पेड़ के पास सरजू, हेमंत और मोहनू पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। उनके हाथों में फावड़े, कुदाल और कुल्हाड़ियां थी। पास ही छोटा वंशी भी खड़ा था, जैसे कोई बड़ा युद्ध देखने जा रहा हो। सरजू ने दूर नदी की तरफ इशारा किया, चलो भैया, आज उस बंजर खेत को मैदान बनाना है। मोनू ने हंसते हुए कहा, आज से वो खेत नहीं, भैरवपुर का मैदान होगा। तीनों हंस पड़े। धीरे धीरे गांव के कुछ और युवक भी आ गए। किसी के हाथ में दारांती थी, किसी के पास रस्सी। सबके चेहरे पर एक ही उत्साह था, कुछ नया बनाने का। नदी के किनारे का वह खेत वर्षों से खाली पड़ा था। वहाँ जंगली झाड़ियाँ उग गई थी
और ज़मीन ऊबड़-खबड़ थी। बरसात में वह पानी भर जाता और गर्मियों में मिट्टी फट जाती, लेकिन आज वह जगह जैसे नई उम्मीद से भर उठी थी। सरजू ने कुदाल ज़मीन में गाड़ते हुए कहा, यही होगा हमारा मैदान। हेमंत ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सामने दूर तक फैले खेत थे। बगल में नदी की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर इसे साफ कर ले तो वह बड़ा अच्छा मैदान बन सकता है, उसने कहा। काम शुरू हो गया। कुल्हाड़ियों की ठक ठक की आवाज़ गूंजने लगी। झाड़ियाँ काटने जाने लगी। सूखी टहनियाँ हटाई जाने लगी। धूल हवा में उड़ने लगी। मोहनू बीच बीच में मजाक करता, देखना एक दिन यहाँ 1000 लोगों मैच देखने आएंगे। सरजू हंसकर बोला, तू पहले झाड़ियाँ काट ले, फिर सपना देखना। उसी समय पीछे से बैलगाड़ी की धीमी आवाज़ आई। सबने मुड़कर देखा। देवकीनंदन बैलगाड़ी में बैठे हुए वहाँ आ रहे थे। उनके साथ पंडित हरिराम भी थे। बैलों की गर्दन पर बंधी घंटियां मधुर स्वर में बज रही थी। बैलगाड़ी रुकते ही देवकीनंदन नीचे उतरे। उन्हें चारों तरफ देखा। युवक पसीने में भीग चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर थकान नहीं, जोश था। देवकीनंदन की आंखों में संतोष की चमक आ गई। लगता है तुम लोग सच में मैदान बनाने निकले हो, उन्होंने कहा। सरजू मुस्कुराकर जवाब दिया, काका अब तो पीछे नहीं हटेंगे। पंडित हरिराम ने जमीन पर नजर डालते हुए कहा, जब मैदान तैयार हो जाए तब यहाँ पूजा भी होगी, खेल भी तभी शुभ होगा। बंसी पास खड़ा सब देख रहा था। अचानक वह दौड़कर एक सूखी टहनी उठाकर बल्ले की तरह घुमाने लगा। देखो मैं भी बल्लेबाज हूँ। मोनू जोर से हंसा। अरे बंसी, गेंद कहाँ है? बंसी ने मिट्टी का छोटा ढेला उठाकर हवा में फेंक दिया। सब हंस पड़े। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा। गर्मी बढ़ने लगी। युवकों के माथे से पसीना टपकने लगा। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। सबने मुड़कर देखा। तुलसी आ रही थी। उसके हाथ में मिट्टी का बड़ा घड़ा था और सिर पर गमछा रखा था। घड़े में पानी था। उसके साथ 2 छोटी लकड़ियाँ भी थी। तुलसी ने घड़ा नीचे रखते हुए कहा, इतनी मेहनत कर रहे हो, पानी पी लो। मोहनू तुरंत घड़े के पास बैठ गया। वह तुलसी, आज तो जान बचा ली। सरजू ने पानी पीते हुए कहा, अगर यह मैदान बन गया तो तुम्हारा भी नाम होगा इसमें। तुलसी हल्के से मुस्कुराई। नाम की जरूरत नहीं, बस गांव खुश होना चाहिए। उसकी बात सुनकर देवकीनंदन ने सिर हिलाया। यही तो असली बात है। दोपहर तक खेत का एक बड़ा हिस्सा साफ हो चुका था। झाड़ियाँ हट चुकी थी। जमीन थोड़ी समतल होने लगी थी। लेकिन तभी अचानक मोहनू ने चिल्लाकर कहा, अरे यहाँ तो गड्ढा है। सब दौड़कर वहां पहुंचे। जमीन में एक बड़ा गहरा गड्ढा था जो घास से ढका हुआ था। सरजू ने माथा खुजलाया। अगर गेंद इसमें चली गई तो ढूंढने रह जाएंगे। हेमंत ने शांत स्वर में कहा, इसे मिट्टी से भरना पड़ेगा। देवकीनंदन ने बैलगाड़ी की तरफ इशारा किया। उसने मिट्टी भरी, डाल दो इसमें। युवकों ने मिलकर गड्ढा भरना शुरू किया। काम फिर तेज हो गया। शाम होने लगी। आसमान धीरे धीरे नारंगी रंग में बदलने लगा। नदी की लहरों पर सूरज की किरणें चमकने लगी। पीपल के पत्ते की सरसराहट दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। अब उस बंजर खेत का रूप बदल चुका था। झरिया गायब थी। जमीन काफी हद तक समतल हो चुकी थी। सरजू थककर मिट्टी पर बैठ गया। सामने फैली जगह को देखा और धीमे से कहा, यही होगा मैच। हेमंत उसके पास बैठ गया और यहीं से भैरवपुर की नई कहानी शुरू होगी। बंसी फिर अपनी टहनी लेकर दौड़ रहा था। मैं छक्का मारूंगा, मोहन हंसते हुए बोला। पहले गेंद पकड़ना सीख। तभी देवकीनंदन ने सबको आवाज दी, अब घर जाओ, बाकी काम कल होगा। सबने आखिरी बार मैदान की तरफ देखा। ढलते सूरज की रोशनी उस जमीन पर पड़ रही थी जैसे किसी नए सपने पर आशीर्वाद बरस रहा हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में इस मैदान पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि गौरव, चुनौती और भावनाओं का तूफान भी उतरने वाला था। और उसी तूफान की शुरुआत जल्द होने वाली थी। भैरवपुर का मैदान अब बन रहा था, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। भैरवपुर की सुबह पहले जैसी शांत नहीं रही थी। जहाँ पहले सूरज उगते ही लोग खेतों की ओर निकल जाते थे, वहीं अब कई लड़कों के कदम नदी किनारे वाले नए मैदान की ओर मुड़ने लगे थे। मिट्टी की वह जमीन जो कुछ दिन पहले तक सूनी और बेकार पड़ी थी, अब गांव के सपनों का केंद्र बन चुकी थी। उस सुबह हल्की धुंध फैली हुई थी। नदी के ऊपर से उड़ती ठंडी हवा मैदान को छूती हुई गुजर रही थी।
घास की नमी से मिट्टी में एक अलग ही खुशबू फैल रही थी। सरजू सबसे पहले मैदान पर पहुंचा। उसके कंधे पर एक पुराना लकड़ी का बल्ला था, जिसे उसने शहर से लाकर कई बार घिसकर ठीक किया था। बल्ले की लकड़ी पर सूरज की किरणें पड़ते ही हल्की चमक दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में हेमंत और मोहनू भी पहुंच गए। मोहनू ने मैदान पर नजर डालते हुए कहा, वाह, अब तो सच में मैदान लगने लगा है। हेमंत ने मुस्कुराकर मिट्टी को पैर से दबाया। अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन शुरुआत अच्छी है। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, अरे सरजू भैया। सबने मुड़कर देखा। छोटा बंसी दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में फिर वही टहनी थी, जिसे वह बल्ला समझकर हर जगह घूमता रहता था। मोनू हंस पड़ा, अरे पगले, पहले टीम तो बना। सरजू ने बल्ला जमीन पर टिकाते हुए कहा, हाँ, आज सबसे जरूरी काम यही है। धीरे धीरे और लड़के भी मैदान पर आने लगे। कोई चप्पल पहने थे, कोई नंगे पैर, किसी के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा था, किसी के पास पुरानी गेंद। मैदान के किनारे पीपल की छोटी छाया में देवकीनंदन भी आकर बैठ गए। उनके साथ पंडित हरिराम भी थे। दोनों चुपचाप युवकों की हलचल देख रहे थे। देवकीनंदन ने धीरे से कहा, देखो हरिराम, खेल कैसे लोगों को एक जगह खींच लाता है। पंडित हरिराम मुस्कुराए, यही तो असली खुशी है। इधर मैदान में सरजू ने जोर से आवाज लगाई, सुनो सब। सभी लड़के उसके चारों तरफ जमा हो गए। अगर प्रतियोगिता करनी है तो पहले टीमें बनानी होगी, सरजू ने कहा। मोनू ने तुरंत सुझाव दिया, 2 टीमें बनाते हैं। हेमंत ने सिर हिलाया, 2 नहीं, 4 टीमें बनानी है, तभी असली मुकाबला होगा। कुछ लड़के आपस में चर्चा करने लगे। मैदान में हल्की हलचल फैल गई। तभी तुलसी भी वहां आ पहुंची। उसके हाथ में फिर पानी का घड़ा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, इतनी जोर जोर से बहस हो रही है, लगता है बड़ा फैसला होने वाला है। मोनू ने मजाक में कहा, तुलसी, आज गांव की क्रिकेट सेना बन रही है। तुलसी ने घड़ा जमीन पर रखते हुए कहा, बस लड़ाई मत शुरू कर देना। सब हंस पड़े। सरजू ने मिट्टी पर एक लंबी रेखा खींची, चलो अब टीम बनाते हैं। हेमंत को उसने एक तरफ खड़ा किया और खुद दूसरी तरफ। जो हेमंत के साथ खेलना चाहता है उधर जाए, बाकी मेरे साथ। लड़के धीरे धीरे दोनों तरफ खड़े होने लगे। मोनू पहले सरजू की तरफ गया, फिर अचानक हेमंत की तरफ भाग गया। सब हंस पड़े। अरे धोखेबाज, सरजू ने मजाक में कहा। मोनू ने आंखें मारते हुए जवाब दिया, जहां जीत होगी वहां मैं भी रहूंगा। कुछ ही देर में 2 टीमें तैयार हो गई, सरजू की टीम और हेमंत की टीम। लेकिन तभी मैदान के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। पास के गांव से कुछ युवक आ रहे थे। उसके हाथों में भी बल्ले और गेंदे थे। सबसे आगे एक लंबा मजबूत युवक था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। सरजू ने धीरे से कहा, वो कौन है? देवकीनंदन की नज़र भी उधर गई। पंडित हरिराम ने पहचान लिया, वो भीमराज और चंदनपुर का खिलाड़ी है। भीमराज मैदान के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तो यही है भैरवपुर का नया मैदान। सरजू आगे बढ़ा, हाँ, और यह प्रतियोगिता होने वाली है। भीमराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुना है इसलिए देखने आए हैं। मोनू ने धीरे से हेमंत के कान में कहा, लगता है असली खिलाड़ी है। हेमंत चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती की चमक आ गई। भीमराज ने बल्ला उठाकर हवा में घुमाया, अगर प्रतियोगिता होगी तो हमारी टीम भी खेलेगी। मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सरजू ने दृढ़ आवाज में कहा, जरूर खेलेगी। देवकीनंदन ने दूर से यह दृश्य देखा। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब यह सिर्फ खेल नहीं रहेगा। इधर बंशी मैदान के किनारे खड़ा था, देख रहा था। उसकी आंखों में चमक। वह धीरे से बोला, आज तो मजा आएगा। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ चुका था। मैदान की मिट्टी गर्म होने लगी थी, लेकिन भैरवपुर के उस मैदान में एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी थी। वह सिर्फ गांव के लड़के नहीं थे, अब वह मुकाबले की शुरुआत हो चुकी थी। और उसी दिन से भैरवपुर की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता ने सच में आकार लेना शुरू कर दिया। लेकिन आने वाले दिनों में यह खेल सिर्फ हंसी और तालियों का नहीं होगा, यह सम्मान, चुनौती और हौसले की परीक्षा बनने वाला था। भैरवपुर का मैदान अब पहले जैसा शांत नहीं रहता था। सुबह से लेकर शाम तक वह हलचल बनी रहती थी। कभी गेंद के बल्ले से टकराने की ठक सुनाई देती, कभी लड़कों की हंसी खेतों के ऊपर उड़ती हुई दूर तक चली जाती। गांव के लोगों के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उस दिन दोपहर की धूप थोड़ी तेज थी, लेकिन मैदान में अभ्यास जारी था। सरजू गेंद फेंक रहा था और सामने हेमंत बल्ला
थमे खड़ा था। मिट्टी की हल्की धूल हवा में उड़ रही थी। तैयार है ना? सरजू ने आवाज़ लगाई। उसने गेंद फेंकी। हेमंत ने बल्ला घुमाया। ठक! गेंद हवा में ऊंची उठी और मैदान के किनारे जाकर गिरी। मोनू उछल पड़ा। अरे वाह! यह तो सीधा छक्का था। बंसी दौड़ते दौड़ते गेंद के पीछे भागा। उसके छोटे पैर मिट्टी में फिसल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना पा लिया हो। मिल गई, उसने चिल्लाकर कहा। तभी मैदान के किनारे से तालियों की हल्की आवाज़ आई। सबने मुड़कर देखा। देवकी नंदन और पंडित हरिराम खड़े थे। उनके साथ कुछ गांव वाले भी थे। कई औरतें दूर से पेड़ों की छाया में खड़ी होकर अभ्यास देख रही थी। तुलसी भी वहाँ थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें गुड़ और चने रखे थे। वह मुस्कुराकर बोली, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा खा लो। मोनू तुरंत टोकरी के पास बैठ गया। अगर रोज ऐसा नाश्ता मिले तो हम रोज अभ्यास करेंगे। सब हंस पड़े। लेकिन तभी मैदान के बाहर से घोड़ों की टप्पों की आवाज़ सुनाई दी। सबकी नज़र उधर मुड़ी। धूल उड़ती दिखाई दी और कुछ पलों में 5 युवक मैदान की ओर आते नजर आए। उनके कपड़े साफ थे और उनके हाथों में चमकते बल्ले थे। सबसे आगे वही युवक था जिसे सब पहचान चुके थे, भीमराज। उसकी चाल में पहले से ही ज़्यादा आत्मविश्वास था। सरजू आगे बढ़ा। फिर आ गए। भीमराज ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मैदान अब पहले से ज़्यादा साफ और समतल था। सुना है प्रतियोगिता की तैयारी जोर से चल रही है, इसलिए देखने आया हूँ, मोनू ने धीरे से कहा। देखने या खेलने? भीमराज मुस्कुराया। दोनों। उसके साथ आए लड़कों में से एक ने चमकती गेंद निकाली और हवा में उछाली। हमारी टीम तैयार है, उसने कहा। मैदान में हल्की खामोशी फैल गई। हेमंत ने धीरे से सरजू की तरफ देखा। सरजू ने कदम आगे बढ़ाए। अगर खेलना है तो नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। भीमराज ने सिर हिलाया। हमें कोई आपत्ति नहीं। देवकीनंदन अब धीरे धीरे मैदान के बीच तक आ गए। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें गहराई थी। यह प्रतियोगिता सिर्फ जीतने के लिए नहीं, यह भैरवपुर की इज्जत का सवाल भी है। भीमराज ने आदर से सिर झुका दिया। हम सब समझते हैं। पंडित हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर खेल शुरू होने से पहले पूजा होगी। मोनू ने बंसी के कान में फुसफुसाया। लगता है अब असली मैच होने वाला है। बंसी की आंखों में चमक उठी। क्या मैं भी खेल सकता हूँ? मोनू हंस पड़ा। तू अभी दर्शक बन। इधर मैदान में सरजू और हेमंत आपस में बात कर रहे थे। ये लोग सच में मजबूत लग रहे हैं, हेमंत ने धीरे से कहा। सरजू ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया। तो क्या हुआ, हमारा हौसला भी कम नहीं है। तभी भीमराज ने जोर से कहा, अगर हिम्मत है तो एक अभ्यास मैच अभी हो जाए। उसकी आवाज़ में चुनौती साफ झलक रही थी। कुछ लड़के एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैदान की हवा अचानक गंभीर हो गई। तुलसी ने यह सब देखा। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी। देवकीनंदन ने सरजू की ओर देखा। क्या सोचता है? सरजू ने बल्ला उठाया और मैदान के बीच जाकर खड़ा हो गया। अभ्यास मैच होगा। हेमंत उसके साथ आकर खड़ा हो गया। मोनू ने खुशी से उछलकर कहा, आज तो मजा आएगा। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। उसकी लाल रोशनी मैदान की मिट्टी पर पड़ रही थी। 2 टीमें आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ भैरवपुर के लड़के, दूसरी तरफ चंदनपुर की टीम, जिसका नृत्य भीमराज कर रहा था। छोटा बंसी मैदान के किनारे खड़ा सांस रोके यह सब देख रहा था। उसके लिए यह किसी मेले से कम नहीं था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह छोटा सा अभ्यास मैच आने वाले बड़े मुकाबले की पहली चिंगारी बनने वाला था। और उसी शाम से भैरवपुर के मैदान पर प्रतिस्पर्धा की असली कहानी शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसमें हौसले की परीक्षा भी होगी और दोस्ती की असली कीमत भी सामने आएगी। भैरवपुर के ऊपर उस शाम आसमान कुछ अलग ही लग रहा था। दिन भर की गर्मी के बाद अचानक हवा में ठंडक घुलने लगी थी। दूर क्षितिज पर काले बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, जैसे कोई विशाल पर्दा आसमान पर खींच रहा हो। नदी किनारे का मैदान अब लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका था। मिट्टी समतल कर दी गई थी, किनारे पर घास काट दी गई थी और बीच में बल्ले गेंद के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गांव के लोगों ने मिलकर मैदान को ऐसा रूप दिया था कि वह सचमुच किसी बड़े खेल का इंतजार कर रहा था। उस शाम भी सरजू, हेमंत और मोहनू मैदान पर अभ्यास कर रहे थे। सरजू ने गेंद उठाकर कहा, अगर कल से प्रतियोगिता शुरू करनी है तो आज आखिरी अभ्यास है। हेमंत ने बल्ला कसकर पकड़ा, तो पूरी ताकत लगानी होगी। मोनू विकेट के पीछे खड़ा हो गया। चलो शुरू करो। सरजू ने तेजी से गेंद फेंकी। गेंद हवा को
चीरती हुई आई। हेमंत ने बल्ला घुमाया, ठक। गेंद इतनी तेजी से उड़ी कि सीधी मैदान के किनारे वाले पेड़ के पास जाके गिरी। बंसी दौड़ते हुए उसे लाने गया और खुशी से चिल्लाया, फिर छक्का। तभी हवा अचानक तेज हुई। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। दूर आसमान में बिजली चमकी। मोनू ने ऊपर देखा, लगता है बारिश आने वाली है। हेमंत ने भी आसमान की तरफ देखा। काले बादल तेजी से गांव की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में देवकीनंदन और पंडित हरिराम भी मैदान की ओर आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी। देवकीनंदन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर तेज बारिश हुई तो मैदान फिर कीचड़ बन जाएगा। सरजू का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी मेहनत के बाद तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ ही आसमान से पहली बूंद गिरी। फिर दूसरी, और देखते ही देखते बारिश तेज हो गई। टप टप टप। कुछ ही पलों में बूंदें मोटी धार में बदल गई। सब लोग जल्दी जल्दी पास के पेड़ों की छाया की ओर भागे। बंसी हंसते हुए बारिश में हाथ फैलाकर घूमने लगा। वाह, कितनी अच्छी बारिश! लेकिन मैदान की हालत खराब होने लगी। मिट्टी नरम होने लगी थी और पानी धीरे धीरे जगह जगह जमा होने लगा था। मोनू ने चिंता से कहा, अगर यह रात भर चली तो मैदान खराब हो जाएगा। हेमंत चुप खड़ा बारिश देखता रहा। सरजू की मुट्ठियां कस गई। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। इसी समय तुलसी भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसके सिर पर दुपट्टा था, लेकिन वह पूरी तरह भीग चुकी थी। देवकीनंदन कुछ देर सोचने लगे, फिर उन्होंने अचानक कहा, अगर हम अभी पानी का रास्ता बना दें तो मैदान बच सकता है। सरजू तुरंत समझ गया, नालियाँ बनानी होगी। मोनू उछल पड़ा, चलो अभी करते हैं। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी युवक मैदान में उतर गए। उदाल फावड़े उठाकर उन्होंने मिट्टी काटने शुरू कर दी। पानी उनके पैरों तक आ रही थी, लेकिन कोई रुका नहीं। हेमंत मिट्टी हटाते हुए बोला, अगर यह पानी निकल गया तो मैदान बच जाएगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, और अगर नहीं निकला तो हम सब कीचड़ में फिसलते रहेंगे। तुलसी पास खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। बंसी भी छोटा सा डंडा लेकर मिट्टी हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी मदद करूंगा। मोनू हंस पड़ा, तू तो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। बारिश के बीच मेहनत जारी रही। धीरे धीरे मैदान के किनारे छोटी छोटी नालियां बन गई। पानी उसमें बहकर नदी की ओर जाने लगा। देवकीनंदन दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने पंडित हरिराम से कहा, देखा, यही है गांव की ताकत। कुछ देर बाद बारिश हल्की होने लगी। बादल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैदान में अभी भी पानी था, लेकिन वह धीरे धीरे बहकर बाहर जा रहा था। सरजू ने गहरी सांस ली, लगता है बच गया। हेमंत ने चारों तरफ देखा, हाँ, अभी उम्मीद बाकी है। सरजू अब बादलों के पीछे से झांकने लगा। आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैल गया। बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरकर एक अलग ही सुगंध फैल रही थी। बंसी कीचड़ में पैर घुमाते हुए बोला, अब यह खेलेंगे। सब हंस पड़े। देवकीनंदन आगे आए और बोले, आज तुम सबने साबित कर दिया कि यह सिर्फ खेल नहीं, यह भैरवपुर का सपना है। सरजू ने मैदान की ओर देखा। भीगी मिट्टी पर डूबते सूरज की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसी समय दूर रास्ते पर कुछ आकृतियां दिखाई दी। 5-6 युवक वहां खड़े मैदान को देख रहे थे। उनके बीच वही लंबा और मजबूत युवक खड़ा था, भीमराज। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मोनू ने धीरे से कहा, लगता है ये लोग फिर आ गए। हेमंत की नजरें भी उधर टिक गई। भीमराज ने दूर से आवाज लगाई, मैदान बचा लिया तुम लोगों ने। फिर उसने हल्की चुनौती भरी आवाज में कहा, अब देखना खेल भी बचा पाते हो नहीं। मैदान पर फिर से सन्नाटा फैल गया। सरजू ने बल्ला कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी, आने वाला मुकाबला। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी, आने वाला मुकाबला। और भैरवपुर की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता अब सच में अपने सबसे रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। सूरज उस सुबह कुछ अलग ही चमक रहा था, मानो उसे भी पता हो कि आज भैरवपुर में कोई खास दिन आने वाला है। रात की बारिश के बाद हवा में ठंडक थी और मिट्टी से उठती भीगी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। पीपल के पेड़ के पत्तों पर अभी भी पानी की बूंदें चमक रही थी, जैसे कि सुबह की पहली किरणें उन पर पड़ी हुई मोतियों की तरह चमक उठी। आज भैरवपुर का वह मैदान जो कुछ दिनों पहले तक बंजर पड़ा था, एक उत्सव स्थल में बदल चुका था। मैदान के चारों तरफ बांस गाड़कर रस्सी बांधी गई थी, ताकि दर्शक सीमा के बाहर खड़े रहे। किनारे पर कुछ चारपाइयां रख दी गई, जहां गांव के बुजुर्ग बैठने वाले थे। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां आने लगे। औरतें रंग बिरंगे घाघरे पहनकर आई थी। बच्चे उत्साह में
इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ बूढ़े लोग लाठी टेकते हुए धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे देवकीनंदन पहले से ही बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीर लेकिन गर्व भरी मुस्कान थी। पंडित हरिराम भी पास खड़े थे और हाथ में पूजा की छोटी थाली लिए हुए थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग ध्यान दें। खेल शुरू होने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाएगा। मैदान में हल्की शांति छा गई। सरजू, हेमंत और मोनू अपने टीम के साथ मैदान के बीच आकर खड़े हो गए। दूसरी ओर चंदनपुर की टीम भी आ गई थी, जिसके सामने भीमराज खड़ा था। पंडित हरिराम ने धूप जलाई। हल्की सुगंध हवा में फैल गई। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए गेंद और बल्ले पर तिलक लगाया। खेल में जीत और हार होती रहती है, उन्होंने कहा, लेकिन सबसे जरूरी है खेल की मर्यादा। देवकीनंदन ने आगे बढ़कर दोनों टीमों को देखा। आज भैरवपुर की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो रही है। उन्होंने कहा, याद रखना, खेल में सम्मान सबसे बड़ा होता है। दोनों टीमों ने सिर झुका दिया। उधर मैदान के किनारे छोटा वंशी खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी बड़े मेले में आ रहा हो। मोनू ने उसे देखकर आवाज लगाई, अरे वंशी, ध्यान से देखना, आज इतिहास बन रहा है। वंशी मुस्कुराया, मैं सब याद रखूंगा। तभी सरजू और भीमराज मैदान के बीच आ गए। टॉस होना था। मोनू ने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला। चलो, यही सही है। भीमराज ने सिक्का हवा में उछाला। सिक्का सूरज की रोशनी में चमका और घूमता हुआ नीचे गिरा। सबकी नजरें उस पर टिक गई। सरजू झुककर देखने लगा। हिट्स। भीमराज मुस्कुराया, तो पहले बल्लेबाजी हम करेंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हेमंत ने धीरे से सरजू से कहा, उनकी शुरुआत मजबूत होगी। सरजू ने जवाब दिया, तो हमें भी उतनी ही मजबूत खेलना होगा। मैदान तैयार था। भीमराज बल्ला लेकर क्रीज पर आ गया। उसके साथ उसका साथी खिलाड़ी खड़ा था। सरजू गेंद लेकर दौड़ने के लिए पीछे गया। मैदान के चारों तरफ सैकड़ों आंखें टिक गई। हवा में एक अजीब सा रोमांच फैल रहा गया था। सरजू दौड़ा। उसने पहली गेंद फेंकी। गेंद हवा को चीरती हुई आई। भीमराज ने बल्ला घुमाया। ठग। गेंद तेजी से जमीन पर उछली और सीमा की ओर दौड़ गई। भीड़ से आवाज उठी, वाह। मोनू ने गेंद के पीछे भागा, लेकिन वह सीमा पार कर चुकी थी। 4 रन। किसी ने जोर से चिल्लाया। बंसी खुशी से उछल पड़ा। क्या शॉट था। सरजू ने गहरी सांस ली। अभी तो शुरुआत है, उसने खुद से कहा। अगली गेंद डाली। इस बार भीमराज ने और तेजी से बल्ला घुमाया। गेंद आसमान में बहुत ऊंची उठी। सबकी आंखें ऊपर टिक गई। हेमंत पीछे दौड़ा, हाथ फैलाए। गेंद उसकी हथेली से बस 1 इंच दूर गिर गई। भीड़ से सामूहिक आह निकल गई। मोनू हंसते हुए बोला, अरे हेमंत, थोड़ा और लंबा हो जाता तो पकड़ लेता। हेमंत मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। उधर तुलसी मैदान के किनारे खड़ी सब देख रही थी। उसके हाथ में फिर पानी का घड़ा था। वह धीरे से बोली, आज का दिन सच में खास है। देवकीनंदन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। मैच धीरे धीरे रोमांच होता जा रहा था। भीमराज की टीम तेजी से रन बना रही थी। गेंद कभी मैदान के उस पार जाती, कभी इस पार। भैरवपुर के खिलाड़ी पूरी ताकत से कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक पल ऐसा आया जिसने सबको चौंका दिया। सरजू ने तेज गेंद फेंकी। भीमराज ने जोरदार शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से टकराकर हवा में उछल गई। हेमंत दौड़ा। उसने छलांग लगाई और गेंद उसकी हथेली में आ गई। मैदान तालियां और शोर से गूंज उठा। आउट। मोनू खुशी से उछल पड़ा। वाह हेमंत, बंसी चिल्लाया। क्या कैच था। भीमराज कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर हेमंत की ओर देखा। अच्छा खेलते हो। हेमंत ने सिर झुका दिया। मैच का रोमांच अब और बढ़ चुका था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आने वाले कुछ ओवरों में ऐसा मोड़ आने वाला है जो इस प्रतियोगिता को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। भैरवपुर का मैदान अब सिर्फ खेल का मैदान नहीं, वह हौसले सम्मान की असली परीक्षा बन चुका था। भैरवपुर के मैदान में अब माहौल पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुका था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था और उसकी सुनहरी रोशनी मैदान की मिट्टी पर लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, लेकिन दर्शकों के दिलों की धड़कन अब भी तेज थी। भीमराज के आउट होने के बाद कुछ समय के लिए भैरवपुर के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ गया था। मोनू खुशी से उछल उछल कर मैदान में दौड़ रहा था और बंसी किनारे से तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा था। लेकिन खेल कभी एक जैसा नहीं रहता। चंदनपुर की टीम के बाकी खिलाड़ियों ने धीरे धीरे संभल कर खेलना शुरू कर दिया। वे बड़े शॉट नहीं मार रहे थे, बल्कि समझदारी से रन जोड़ते जा रहे थे।
हेमंत ने सरजू के पास आकर धीमे से कहा, ये लोग अब सावधानी से खेल रहे हैं। सरजू ने सिर हिलाया, हमें भी धैर्य रखना होगा। मोनू विकेट के पीछे खड़ा हर गेंद पर जोर से चिल्लाता, आओ आओ अब आउट होगा। भीड़ भी हर गेंद के साथ सांस रोक लेती। कुछ ही देर में चंदनपुर की टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। मैदान में तालियां भी बज रही थी और हल्की चिंता भी फैलने लगी थी। आखिरकार उनकी पारी खत्म हुई। देवकीनंदन ने मैदान की ओर देखते हुए कहा, अब असली परीक्षा भैरवपुर की है। पंडित हरिराम ने भी सिर हिलाया, सही कहा, अब धैर्य और साहस दोनों चाहिए। अब बारी थी भैरवपुर की बल्लेबाजी की। सरजू और हेमंत क्रीज की ओर बढ़े। मैदान में हल्की खामोशी छा गई। तुलसी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके हाथ में पानी का घड़ा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार मैदान पर टिकी थी। बंसी उत्साह से चिल्लाया, सरजू भैया छक्का मारना। मनु हंसते हुए बोला, पहले रन बन जाने दे। पहली गेंद फेंकने के लिए चंदनपुर की टीम का तेज गेंदबाज तैयार हुआ। भीमराज मैदान के बीच खड़ा सब देख रहा था। गेंद आई, सरजू ने हल्का सा शॉट खेला और दौड़कर पहला रन ले लिया। भीड़ से हल्की तालियां गूंज उठी। अब हेमंत स्ट्राइक पर था। गेंदबाज ने तेज दौड़ लगाई और गेंद फेंकी। हेमंत ने बल्ला घुमाया। गेंद तेजी से मैदान के किनारे की ओर गई। 4 रन। बंसी खुशी से उछल पड़ा, वाह। मैदान में उम्मीद की एक लहर दौड़ आई, लेकिन तभी अचानक एक अनहोनी हो गई। अगली गेंद पर हेमंत ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से टकराकर ऊंची उठी और वह रन लेने के लिए दौड़ा। सरजू भी दौड़ा, लेकिन उसी समय हेमंत का पैर गीली मिट्टी में फिसल गया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। मोनू दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। हेमंत, सरजू भी तुरंत लौट आया। हेमंत उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। देवकीनंदन भी चिंतित होकर खड़े हो गए। तुलसी जल्दी से पानी लेकर मैदान की ओर दौड़ी। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। शायद मोच आ गई है। मैदान में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अगर हेमंत नहीं खेल पाया तो फिर क्या होगा? मोनू के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। अब क्या करेंगे? उसने सरजू से पूछा। सरजू चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। भीमराज भी पास में आ गया। उसके गंभीर आवाज में कहा, अगर चोट ज्यादा है तो उसे आराम करना चाहिए। हेमंत ने दर्द सहते हुए कहा, नहीं मैं खेलूंगा। लेकिन जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसका पैर लड़खड़ा गया। देवकीनंदन ने धीरे से कहा, बेटा कभी कभी पीछे हटना भी समझदारी होती है। हेमंत की आंखों में निराशा भर गया। वह जानता था कि टीम को उसकी जरूरत है। मोनू ने सिर झुका लिया। बंसी दूर खड़ा सब देख रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। सरजू ने कुछ पल चुप रहने के बाद गहरी सांस ली। फिर उसने टीम की ओर देखा। डरने की जरूरत नहीं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। सबने उसकी ओर देखा। हम खेल खत्म करेंगे, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना आए। मोनू ने धीरे से कहा। मोनू ने धीरे से पूछा, लेकिन हेमंत के बिना? सरजू ने बल्ला कसकर पकड़ा। भैरवपुर सिर्फ एक खिलाड़ी पर नहीं टिका है, हम सब मिलकर खेलेंगे। हेमंत मैदान के किनारे बैठ गया। तुलसी उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता भी थी और भरोसा भी। मैदान में अब हवा का रुख बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले उत्साह था, वहां अब एक भारी सन्नाटा था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक नई चुनौती जन्म ले चुकी थी। भैरवपुर की टीम को अब बिना अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी के आगे बढ़ना था, और यह मुकाबला अब पहले से कहीं ज़्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि अब यह सिर्फ खेल नहीं रहा था, यह एक हिम्मत और विश्वास की असली परीक्षा बन चुका था। सूरज अब ढलने की ओर था। उसकी लालिमा पूरे मैदान पर फैल चुकी थी, जैसे आसमान ने किसी बड़े दृश्य के लिए मंच तैयार कर दिया हो। हवा हल्की ठंडी हो गई थी, लेकिन मैदान में खड़े लोगों के दिलों की धड़कनें अब भी तेज थी। भैरवपुर की टीम मुश्किल में थी। हेमंत मैदान के किनारे बैठा था। उसके पैर पर कपड़ा बांधा गया और तुलसी के उसके पास बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दर्द कम हुआ? तुलसी ने धीरे से पूछा। हेमंत ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। दर्द से ज्यादा चिंता टीम की है। उधर मैदान में सरजू अकेले संघर्ष कर रहा था। मोनू उसके साथ बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। चंदनपुर की टीम जोर जोर से शोर मचा रही थी। भीमराज हाथ कमर पर रखे सब देख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन लक्ष्य अब भी दूर था। देवकीनंदन पेड़ के नीचे बैठकर गहरी नजर से मैदान देख रहे थे। पंडित हरिराम ने धीरे से कहा, अब जीत मुश्किल लग रही है।
देवकीनंदन ने सन स्वर में जवाब दिया, कभी कभी आखिरी पल ही कहानी बदल देते हैं। इधर मैदान में एक और झटका लगा। मोनू ने एक तेज गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे हवा में उड़ गई। भीमराज के साथी खिलाड़ी ने उसे आसानी से पकड़ लिया। आउट। मैदान में हल्की निराशा की लहर दोहराई। मोनू निराश होकर वापस लौटने लगा। बंसी दूर से चिल्लाया, कोई बात नहीं मोनू भैया। मोनू ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके कदम भारी थे। अब सरजू अकेला रह गया था। कुछ और खिलाड़ियों ने कोशिश की, लेकिन वे ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। स्कोर धीरे धीरे लक्ष्य के करीब तो पहुंच रहा था, लेकिन समय खत्म हो रहा था। अब आखिरी ओवर बाकी था। भैरवपुर को जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे। मैदान में गहरी खामोशी छा गई। सरजू क्रीज पर खड़ा था। उसके साथ नया बल्लेबाज आया, लेकिन वह कोई अनुभवी खिलाड़ी नहीं था। सबकी नजरें अचानक उसकी ओर गई। वह छोटा सा लड़का था, बंसी। असल में टीम के सभी बड़े खिलाड़ी लगभग आउट हो चुके थे और अब नियम के अनुसार अगला खिलाड़ी बंसी ही था, जो अभ्यास के दौरान अक्सर मैदान में मौजूद रहता था। मनु ने अक्षर से कहा, अरे ये तो बंसी है। हेमंत भी उठकर देखने लगा। क्या यह खेल पाएगा? तुलसी की आंखों में चिंता थी, लेकिन बंसी के चेहरे पर डर नहीं था। उसने सरजू की ओर देखा। मैं कोशिश करूंगा। सरजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, बस गेंद को देखना। भीमराज ने यह दृश्य देखा और हल्की मुस्कान दी। अब खेल खत्म समझो, उसने अपने साथी से कहा। मैदान में सबकी सांसें थम गई। आखिरी ओवर शुरू हुआ। पहली गेंद सरजू ने जोरदार शॉट मारा। गेंद मैदान के किनारे तक गई। भीड़ से जोरदार आवाज उठी। 8 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद सरजू ने फिर बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथ में चली गई। कोई रन नहीं। अब 5 गेंदों में 8 रन। तीसरी गेंद सरजू ने 1 रन लिया। अब बंसी स्ट्राइक पर था। मैदान में हलचल फैल गई। मोनू ने सिर पकड़ लिया। अब क्या होगा? बंसी ने बल्ला पकड़ा। उसके छोटे हाथ बल्ले को कसकर थामे हुए थे। भीमराज का गेंदबाज दौड़ा। गेंद आई। बंसी ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले से टकराई और धीरे से हवा में उठी। सबकी नजरें ऊपर टिक गई। गेंद सीमा के पास गिरी। 2 रन। भीड़ में हल्की खुशी की आवाज उठी। अब 5 रन चाहिए थे और 3 गेंद बाकी थे। अगली गेंद बंसी ने फिर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को छूकर नीचे गिर गई। कोई रन नहीं। मैदान में तनाव बढ़ गया। 2 गेंदों 5 रन। सरजू उसके पास आया। बंसी, अगर मौका मिले तो जोर से मारना। बंसी ने सिर हिलाया। अगली गेंद गेंद तेज आई। बंसी ने आंखें बंद करके पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। ठक। गेंद हवा में बहुत तेजी से उठी। मैदान में सबकी सांसें रुक गई। गेंद धीरे धीरे सीमा की ओर जा रही थी। फील्डर दौड़ रहे थे, लेकिन गेंद उसके सिर के ऊपर से निकलकर सीमा पार चली गई। छक्का। पूरा मैदान ताली और शोर से गूंज उठा। मोहनू खुशी से उछल पड़ा। बंसी ने छक्का मार दिया। हेमंत खड़े होकर जोर से ताली बजाने लगा। तुलसी की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। देवकीनंदन मुस्कुराकर उठे। देखा, चमत्कार ऐसे ही होते हैं। भीमराज कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैदान में भैरवपुर की जीत की घोषणा हो चुकी थी। लोग दौड़कर मैदान में आ गए। बंसी को सबने घेर लिया। मोनू उसे कंधे पर उठाकर घुमाने लगे। आज का हीरो। सरजू ने दूर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। ढलते सूरज की रोशनी मैदान पर चमक रही थी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि इस जीत के बाद भैरवपुर में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस खेल को सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि गांव की नई परंपरा बना देगा। सूरज अब पूरी तरह ढलने के करीब था। आसमान पर लाल और सुनहरे रंग की लकीरें फैल गई थी। हवा में शाम की ठंडक उतरने लगी थी और दूर मंदिर से आती घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे भैरवपुर में गूंज रही थी। लेकिन नदी किनारे वाले मैदान में अभी भी उत्सव जारी था। बंसी को मोहनू और बाकी लड़के कंधे पर उठाए घूम रहे थे। छोटे से लड़के के चेहरे पर इतनी चमक थी जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। हम जीत गए, बंसी खुशी से बार बार चिल्ला रहा था। सरजू पास खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान भी थी और गर्व भी। उसने कभी नहीं सोचा कि इस मैदान को उन्होंने कुछ दिन पहले झाड़ियों से साफ किया था और मैदान इतनी खुशी का गवाह बनेगा। हेमंत भी धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मैदान के बीच तक आ गया। तुलसी उसके साथ चल रही थी। देखा, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा खिलाड़ी वह बन जाता है जिससे कोई उम्मीद नहीं करता। तुलसी ने बंसी की ओर देखकर कहा, आज पूरे गांव को इस छोटे से लड़के ने खुशी दे दी।
इधर चंदनपुर की टीम भी मैदान के एक किनारे खड़ी थी। उनके चेहरे पर हार की निशान जरूर थे, लेकिन किसी के मन में कटुता नहीं था। भीमराज धीरे-धीरे सरजू की ओर बढ़ा। कुछ पल दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे। फिर भीमराज ने हाथ आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा खेला तुम लोगों ने। सरजू ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुम लोगों ने भी। मैदान में खड़े लोगों ने यह दृश्य देखा तो तालियां बजाने लगी। देवकीनंदन धीरे-धीरे आगे आए। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने दोनों टीमों को देखकर कहा, आज भरतपुर ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, आज इस मैदान ने एक नई परंपरा को जन्म दिया। पंडित हरिराम भी पास खड़े थे। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, खेल जब दिल से खेला जाए तो वह लोगों को जोड़ देता है। अब गांव के लोग धीरे धीरे मैदान के बीच इकट्ठा होने लगे। किसी ने ढोल मंगा लिया, किसी ने दिए जला दिए। अंधेरे घिरने लगा था, लेकिन मैदान अब दीपों की रोशनी से चमकने लगा। रेलगाड़ियों की घंटी दूर से सुनाई दे रही थी। हवा में गुड़ और भुने चने की खुशबू फैल गई थी। बंसी अब भी सबके बीच खड़ा था। मोहनू ने मजाक में कहा, अब से इसे छक्का बंसी कहेंगे। सब हंस पड़े। हेमंत ने प्यार से बंसी के सिर पर हाथ फेरा। तूने आज हमें जीत दिलाई। बंसी ने मासूमियत से पूछा, क्या अब हर साल मैच होगा? देवकीनंदन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ बेटा, अब हर साल होगा। भीड़ में खुशी की हलचल फैल गई। युवराज ने भी अपनी टीम की ओर देखकर कहा, और हम भी हर साल खेलने आएंगे। सरजू ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर मुकाबला और मजेदार होगा। अब मैदान किसी मेले जैसा लगने लगा था। बच्चे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे, औरतें हंस रही थी। पीपल के पेड़ की छाया में देवकीनंदन चुपचाप बैठ गए। उन्होंने दूर मैदान की ओर देखा, जहाँ कुछ देर पहले तक तनाव और चिंता थी, लेकिन अब सिर्फ खुशी और एकता थी। उन्होंने धीमे से कहा, कभी कभी एक छोटा सा खेल भी गांव की किस्मत बदल देता है। पंडित हरिराम ने सिर हिलाया, और यह कहानी लोग बहुत सालों तक याद रखेंगे। इधर सरजू, हेमंत और मोहनू मैदान के किनारे खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। सितारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। सरजू ने गहरी सांस ली। याद है जब हमने पहली बार इस मैदान को साफ करना शुरू किया था? मोनू हंस पड़ा। और मैं यह कह रहा था कि एक दिन यहाँ 1000 लोग मैच देखने आएंगे। हेमंत मुस्कुराया। लगता है वह दिन दूर नहीं है। तीनों दोस्त कुछ देर चुप खड़े रहे। मैदान में अब भी लोगों की हंसी और ढोल की आवाज गूंज रही थी। और उसी रात भैरवपुर के लिए कुछ एक नई कहानी जुड़ गई। एक ऐसी कहानी जिसमें मिट्टी की खुशबू थी, मेहनत का पसीना था, और एक छोटे से लड़के की साहस की चमक थी। दूर दूर के गांव से टीमें आने लगी, लेकिन जब भी कोई उस मैदान पर खेलता तो बुजुर्ग अक्सर मुस्कुराकर कहते, यही इसी मैदान पर एक बार छोटे बंसी ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर भैरवपुर को जिताई थी। और उस कहानी को सुनते हुए बच्चों की आंखों में वह चमक आ जाती है जो उस दिन बंसी की आंखों में थी।